वालेकुम जी। आज की वीडियो ऑर्थोपेडिक्स पे है, आप लोगों की मॉड्यूल नंबर 18 आई गेस। ठीक है जी, इसमें सारे एलोस ऑर्थोपेडिक के इंशाल्लाह कवर होंगे, तो एंड तक देखना है। ठीक है जी, सबसे पहला एलो आ जाता है आप लोगों का ऑर्थोपेडिक्स। बहुत छोटू छोटू से एलोस हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं है। ऑर्थोपेडिक्स है क्या? ये एक ब्रांच है मेडिसिन की, ज़ाहिर बात है। ये किसके साथ डील करती है? कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है बोन की, मसल की, टेंडन की, जॉइंट की, और जितना भी मसल्स हैं, जितने छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ठीक है जी, ताकि प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा ऑर्थोपेडिक्स? क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स हमारे पास बहुत सारे आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो डिसेबल है मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी की वजह से। ठीक है जी, किसी को क्लब फूट है, किसी को जो है वो टेनस एल्बो है, बहुत सारी इस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है। इन सबको ट्रीट करने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है जी, उनको डिसेबिलिटी से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिसेबिलिटी। ठीक है जी, मोबिलिटी के लिए, पूरी पब्लिक हेल्थ को करने के लिए, क्रोनिक जितनी भी डिजीज़ है, रोमेटिक फीवर वगैरह, रोमेटिक आर्थराइटिस वगैरह, जितनी भी डिजीज़ है उनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए ऑर्थोपेडिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इनके साथ डील करती है। ठीक है जी, स्पोर्ट्स के अंदर भी ऑर्थोपेडिक का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि स्पोर्ट इंजरीज़ के अंदर, फ्रैक्चर्स के अंदर, ये सारी इंपॉर्टेंस है ऑर्थोपेडिक्स की। ठीक है जी, क्या कॉमन कंडीशंस हैं ऑर्थोपेडिक्स में? क्या क्या हो सकता है? मतलब आप एक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी चोर है, माहिर अमराज। ठीक है जी, तो क्या क्या आ सकते हैं आपके पास? लोग आ सकते हैं फ्रैक्चर के साथ, कुछ लोगों को रूमाटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। स्पोर्ट इंजरीज हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, कोई हड्डी टूट सकती है उन लोगों की। ठीक है जी, ये कॉमन जो है वो, ये आप लोगों का एलो है कि क्या क्या कॉमन कंडीशंस आ सकती हैं हमारे पास। ठीक है जी, आर्थराइटिस के साथ लोग आ सकते हैं, फ्रैक्चर के साथ, बैक प्रॉब्लम के साथ, काइफोसिस हो सकता है उन लोगों को, पेन, स्कोलियोसिस वगैरह, जिसके अंदर जो है ना, ये आप लोगों का स्कोलियोसिस एक कंप्लीट एलो है, हम नेक्स्ट जाके डिस्कस करते हैं। आपकी जो स्पाइन है वो टेढ़ी हो जाती है। ठीक है जी, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ आ सकते हैं, आर्थराइटिस के साथ आ सकते हैं, और स्पोर्ट इंजरीज के साथ। इन सबको रोमाटोलॉजी में आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ गया जी इंपॉर्टेंट आप लोगों का एलो जी। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर की डेफिनेशन है जी, ब्रेक इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन और हीलिंग, फ्रैक्चर को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, AO क्लासिफिकेशन होती है इसकी। अब इसको नहीं, आपने मेरे PDF को इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ इस बुक को नहीं देखना। आंखें बंद करके सोचें, लाइक अपने ह्यूमरस पे हाथ रखें। ठीक है जी, उसके बाद नीचे फोरआर्म पे हाथ रखना है। ह्यूमरस को मैं कैटेगरी कर रही हूँ 1, और ये जो है फोरआर्म है इसको कह रही हूँ 2, फीमर को कह रही हूँ 3, और जो नीचे वाली टांग है उसको कह रही हूँ 4। समझ आ गई? ये क्लासिफिकेशन हो गई आप लोगों की 1 2 3 4, हाथ बाजू पे, ह्यूमरस पे, फोरआर्म पे, थाई पे, और नीचे टांग पे हाथ लगा के कर लें। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फ्रैक्चर है फीमर का, तो आप लोग 1 2 3 से देखें, फीमर 3 पे आप लोगों ने उसको नाम क्लासिफिकेशन में उसको कहना है 3 है। ठीक है जी, बोन्स की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी 1 2 3 4, विच इज़ दिस। ठीक है जी, तिबिया। अब मैं कहूँ कि वो फ्रैक्चर है एक बंदे को तिबिया का और ह्यूमरस का, तिबिया 4 थी और ह्यूमरस 1 है। ठीक है जी, और इसको 1 और फिर 4 कहेंगे, 14 आ गया। ठीक है जी, अब सेगमेंट की बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब आप ह्यूमरस पे अपने हाथ रखें, तो जहाँ पे शोल्डर है वो प्रॉक्सिमल है, एंड है, फिर डायफिजिस है, सेंट्रल शाफ्ट वाला पोर्शन, फिर जहाँ कोहनी है वो एक एंड वाला पोर्शन है, क्या उसको कहते हैं? डिस्टल एंड है, प्रॉक्सिमल डिस्टल। 1 2 इसको आप लोग 1 2 3 इसको भी कह लें प्रॉक्सिमल। अगर फ्रैक्चर है मुझे डायफिसिस वगैरह के अंदर, ठीक है जी, तो क्या है? 2 वाला मैं इसको कहूँगी। अगर डिस्टल एंड पे है फ्रैक्चर तो 3 कहूँगी। समझ आ गया? अब अगर मैं आपको सिनेरियो एक दे रही हूँ कि एक पेशेंट है, उसकी टीबिया में फ्रैक्चर है। टीबिया सबसे पहले आपने कहना वो तो 4 में आती है, सबसे नीचे होती है। ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ टिबिया के भी डिस्टल एंड पे फ्रैक्चर है। डिस्टल एंड मतलब 1 2 3 हमने किया था, प्रॉक्सिमल, डायफिजियल और डिस्टल। ठीक है जी, 3 एंड पे, तो 4 और 3 43 जो है ना हमारा फ्रैक्चर हो गया। डन, ये आपकी क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है जी, और एक और क्लासिफिकेशन ABC की बेस पे भी करते हैं। 1 2 3 तो हो गया, प्रॉक्सिमल, डायफिजियल, डिस्टल भी हो गया जी, ABC की बेस पे भी करते हैं। अगर एक लाइन फ्रैक्चर है, सीधा सिंपल फ्रैक्चर है, ठीक है जी, उसको A कहेंगे। ठीक है, अगर ह्यूमरस के अंदर मैं कह रही हूँ एक स्ट्रेट लाइन जो है, तो आप लोगों ने कहना ह्यूमरस तो 1 है, 1A है। ठीक है जी, अगर वेज शेप्ड, अगर उसका जो बोन बिल्कुल इंटैक्ट है लेकिन उसके अंदर एक वेज इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट आ गया, हाफ बोन है लेकिन 2 बोन्स आपस में अलग अलग नहीं हुई हैं, टूटी नहीं है, हड्डी पूरी टूटी नहीं है। और 3, जब पूरा का बोन्स के अंदर क्रैक इतना आ जाता है कि दोनों बोन्स अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है जी, कोई कॉर्टिकल उनका कॉन्टैक्ट नहीं रहता। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन में पूछ लेती हूँ। एक इसका फीमर का फ्रैक्चर है, फीमर आप लोग बताएं, फीमर का फ्रैक्चर है और वो है प्रॉक्सिमल एंड पे। ठीक है जी, और उसका जो है ना वो वेज शेप्ड है, तो आप लोग बताएंगे। सबसे पहले फीमर का है तो 3 आ गया, उसके प्रॉक्सिमल एंड का है तो 1 आ गया, 31 हो गया। आगे मैंने आप लोग क्या गया, वेज शेप्ड है तो मतलब 2, B वाला। समझ आ गई? ये आप लोगों की कंप्लीट होगी। 4 41, और ये जो मैंने आप भी बताया 41B। ठीक है जी, प्रॉक्सिमल एंड पे।
नेक्स्ट है जी बस ये आपकी फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन होगी, ये भी एग्जाम्पल वही लिखी हुई है। नेक्स्ट हाँ फ्रैक्चर की हीलिंग। अब देखो फ्रैक्चर आ गया, अब उसको हील कैसे करेंगे। एक आप लोगों का प्राइमरी हीलिंग होती है जो हम डायरेक्ट करवाते हैं, वो दो बोन्स को आपस में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है जी। कोई कैलस शैलस नहीं उसमें अलहदा से बनता, उसमें सिर्फ ना जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होता है ना, जहाँ पे मतलब डिसकंटिन्यूटी, उसके अंदर ही बोन के सेल्स बनते हैं और वो फ्रैक्चर ठीक हो जाता है, ठीक है जी। ये दो हीलिंग्स है। प्राइमरी हीलिंग के अंदर ये आ गया, हम कंप्रेशन प्लेट से उसको करते हैं जोड़ लगा के, ठीक है जी। ऑस्टियॉन्स उधर ही बनेंगे फ्रैक्चर लाइन के अंदर। लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है, इनडायरेक्ट हीलिंग होती है, सेकेंडरी हीलिंग होती है इसको। नॉर्मल क्या होता है कि फ्रैक्चर हुआ हमें, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। कैसे आता है जनाब, उधर जो है ये देखें, उधर से ब्लीडिंग होती है जहाँ फ्रैक्चर हुआ होता है, ज़ाहिरी बात है बहुत सारी ब्लीडिंग हुई होती है, उधर एक हीमाटोमा बन जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पे होता है, सारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह उधर आ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 हफ्तों के अंदर क्या होगा, सॉफ्ट कैलस बनेगा। सॉफ्ट कैलस मीन सबसे पहले कार्टिलेज बनता है और फिर हमें पता है बोन बनती है। सॉफ्ट कैलस बनेगा जिसमें कार्टिलेज कौन सा, फाइब्रो कार्टिलेज बनेगा। फिर अगले 3 के बाद वाले 3 से बाद वाले हफ्तों में क्या होगा, हार्ड कैलस जिसमें बोन पूरी बन जाएगी। डन जनाब, ठीक है जी। और फिर रीमॉडलिंग होती है, मंथ्स 2 ईयर्स उसको लगता है कि बोन प्रॉपर एक री शेप में आ जाती है। तो हमने बोन्स फ्रैक्चर्स पढ़ लिए, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली, AO क्लासिफिकेशन, उसकी हीलिंग पढ़ ली कि कैसे कैसे होता है। प्राइमरी डायरेक्ट जो करवाते हैं जिसमें कैलस नहीं बनता, और सेकेंडरी जिसके अंदर जो है वो सेकेंडरी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है और फिर सॉफ्ट कैलस बनता है और फिर जी हार्ड कैलस बनता है, बोन बन जाती है, रीमॉडलिंग होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, अब अगर फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ आप लोगों का, कैसे ठीक नहीं हो सकता, हमने तो वहाँ पे ठीक है ऑर्थोपेडिक सर्जन ने किया था, लेकिन अगर उस जगह पे ब्लड सप्लाई पुअर है, ठीक है जी, अगर मतलब उसको इस लोकेशन पे रखा, इसलिए वो बोन्स आपस में जुड़ नहीं रही है, नॉन यूनियन जो है ना उनका डिले है, यूनियन यहाँ पर बिल्कुल नॉन यूनियन हो रहा है। अगर उसको आपने इमोबिलाइज नहीं किया उस फ्रैक्चर को, ठीक है, आपने टांग सीधे ज़्यादा मोशन करते रहे, हिलते जुलते रहे, ज़्यादा टांग हिलाते रहे, बाजू हिलाते रहे फ्रैक्चर वाला, तो फिर भी डिलेड हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इन्फेक्शन, इसकी वजह से आप लोगों को इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा आगे आप लोगों का एलो, ये सारे एलोज हैं आप लोगों के। कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर आप लोगों को पहले ही पता है। अगर पूरी बोन कम्प्लीटली जो है वो ब्रेक हो जाए, दोनों कॉर्टिसेस भी उसके चले जाएं, तब जी उसके अंदर ब्रेक आ जाए, तो वो है जी कंप्लीट फ्रैक्चर के पूरा एक फ्रैक्चर हो गया। और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है कि जब आधी बोन के अंदर फ्रैक्चर है और आधी इंटैक्ट है, ठीक है जी। जैसे अभी आप लोगों को कंप्लीट के दिखाती हूँ, दिस इज़ कंप्लीट फ्रैक्चर, ये देखें यहाँ पे, ये कंप्लीट फ्रैक्चर की टाइप्स है। कंप्लीट फ्रैक्चर की टाइप यहाँ से देखिए, ट्रांसवर्स, ये देखो दोनों कॉर्टिसेस जा रहे हैं उसके, पूरी बोन की ट्रांसवर्स हो गया। फिर एक हो गया स्पाइरल, ये देखें बिल्कुल स्पाइरल, ये कंप्लीट फ्रैक्चर्स आके पूरी बोन टूट गया, ठीक है जी। कंपाउंड फ्रैक्चर में तो देखें वो साथ डिसलोकेट भी हो गई है। और एक कॉम्बिन्यूटेड है फ्रैक्चर जिसके अंदर छोटे छोटे बोन के पीसेस उधर ही पड़े रहते हैं, वो हमें रेडियोग्राफ में नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है जी। ये सारे ये वाले 4 हो गए ओपन फ्रैक्चर, ठीक है जी। और ये जो था कंप्लीट सॉरी फ्रैक्चर। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, ये जो सबसे पहला बना हुआ है ग्रीन स्टिक, इसमें आधी बोन का देखिए फ्रैक्चर है, टूटी है, और आधी जिस तरफ से ठीक है ना इंटैक्ट है बोन, उस तरफ बेंड हो गई हुई है, ठीक है जनाब। ये आप लोगों के कंप्लीट फ्रैक्चर हो गए। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में ग्रीन स्टिक भी आ सकता है आप लोगों का, ठीक है जी, इंटायर बोन में ना हो तो। ये कंप्लीट फ्रैक्चर की आगे से टाइप्स भी आ गई, ठीक है जी। आगे देखें आप लोगों का, आगे है पीडियाट्रिक बच्चों की फील्ड होती है ना, उसमें फ्रैक्चर। अच्छा और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों के अंदर, ये फ्रैक्चर्स क्यों डिफरेंट है, हमें पता है बच्चों की बोन्स तो होती सॉफ्ट ही है, ये इंपॉर्टेंस है उसकी येलो में कि जनाब उनकी तो सॉफ्ट बोन्स भी सॉफ्ट होती हैं और बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं, उनकी ये जो रीमॉडलिंग भी जल्दी हो जाती है और वो ऑस्टियॉन्स वगैरह उनके जल्दी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से देख लें जी क्यों ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर्स से पीडियाट्रिक फ्रैक्चर डिफरेंट क्यों है। पीडियाट्रिक फ्रैक्चर क्योंकि बच्चों की बोन्स सॉफ्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, इनकी पेरियोस्टियम जो बच्चों की थिक होती है, इसलिए ज़्यादा डिसलोकेशन नहीं हो सकती, ठीक है जी, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो सकती। बोन्स जल्दी जल्दी रीमॉडलिंग हो जाएगी, मैंने आपको पहले बताया, और सही एंगुलेशंस बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, कोई इधर उधर नहीं जाती बोन, ठीक है जी। लेकिन बच्चों के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों के अंदर जो फ्रैक्चर होता है ना वो ज़्यादातर ग्रोथ प्लेट का होता है। हालांकि हमारे अंदर एपिफिसिस का हो गया, एपिफिसिस सॉरी कह रही हूँ, पूरी शाफ्ट का डायफिसिस के अंदर फ्रैक्चर होता है। बच्चों के अंदर ग्रोथ प्लेट के अंदर जो वो ग्रोथ प्लेट जो एपिफिसिस को डायफिसिस से अलग कर रही होती है, लाइक बोन के एंड वाले पार्ट को शाफ्ट से अलग कर रही होती है,
ठीक है जी। इसका आप लोगों का एक एलो साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, वो वही है बच्चों के अंदर जो ग्रोथ प्लेट के फ्रैक्चर्स होते हैं। बताएं जी कौन कौन से बच्चों के अंदर ग्रोथ प्लेट के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो एक डायग्राम से देख लें। हाँ ये देखो, ये ग्रोथ प्लेट है, सेंटर में जो रेड से नज़र आ रही है, नीचे एपिफिसिस है और ऊपर सारी डायाफिसिस है। ठीक है जी। इसकी साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन क्या है टाइप 1 के अंदर, कि बिल्कुल जब एक स्ट्रेट फ्रैक्चर हो जाए, सही है, ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व किया हो। अगर ग्रोथ प्लेट के ऊपर अगर मेटाफिसिस भी इन्वॉल्व है, ठीक है, नीचे वाला देखें एपिफिसिस बिल्कुल ठीक है, और लेकिन ऊपर से मेटाफिसिस चला गया है, ग्रोथ प्लेट भी चली गई है, तो आप लोग कहेंगे टाइप 2। और टाइप 3 के अंदर क्या है कि जी मेटाफिसिस बिल्कुल ठीक है लेकिन नीचे से एपिफिसिस टूट गया हुआ है ग्रोथ प्लेट के साथ। ठीक है जी। और टाइप 4 के अंदर दोनों चले जाते हैं, और मेटाफिसिस भी, एपिफिसिस भी, ग्रोथ प्लेट भी। ठीक है जी। और ये इसकी एक एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, जैसे कि लेटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है ह्यूमरस का, लेटरल कॉन्डाइल के दोनों तरफ चला जाता है, एपिफिसिस भी मेटाफिसिस भी। ठीक है जी। एक क्रस्ट इंजरीज होती है आप लोगों को, जैसे बोन ऊपर से ज़्यादा नीचे एपिफिसिस के अंदर धंस जाती है, और इसको हम ठीक भी कैसे करते हैं, हम इसको स्पोर्टिव केयर वगैरह देते हैं। ठीक है, हाइट से गिरें तो क्रश इंजरीज हो जाती हैं हमें। ठीक है जनाब, ये देखें, ये जो नीचे से ख़राब होती है तिबिया के अंदर होती है बच्चों के अंदर। ठीक है जी। आगे देखें, क्रश इंजरीज ये आप लोगों की होगी साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन। टाइप 1 के अंदर सिर्फ ग्रोथ प्लेट जा रही है, जिसको फाइसिस कहते हैं। ठीक है जी। प्रोग्नोसिस गुड है। टाइप 2 के अंदर ऊपर वाला चला जाता है मेटाफिसिस, ज़्यादातर यही कॉमन है। ठीक है जी। और टाइप 3 के अंदर जो है वो एपिफिसिस नीचे वाला चला जाता है जनाब। टाइप 4 के अंदर दोनों चले जाते हैं, जैसे कि कॉन्डाइलर ह्यूमरस का, लेटरल कॉन्डाइल क्रश इंजरीज जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, इसकी रॉस प्रोग्नोसिस है, बिल्कुल ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है। बच्चा आता कैसे है, बच्चे को वो जॉइंट हिल नहीं रहा होता, पेन होती है, स्वेलिंग होती है, और वहाँ पे टेंडरनेस होती है, जहाँ पे ग्रोथ प्लेट के फ्रैक्चर्स हैं बच्चों के अंदर। ठीक है जी। वहाँ टेंडरनेस नज़र आएगी। बाकी हम उसका करवाएंगे क्या, क्लिनिकल एक्सरे करवाएंगे तो पता चलेगा जी क्या है, कहाँ से टूटी है। ठीक है जी। यहाँ MRI करवा लेंगे। अच्छा, तो अब इनका ट्रीटमेंट क्या है, बच्चों के अंदर फ्रैक्चर तो ये वाले हो गए। पहले दो को हम ट्रीट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ की हमेशा हम सर्जरी करते हैं। पहले दो को हम कैसे कर सकते हैं, क्लोज रिडक्शन से, जो एक ऑर्थोपेडिक हड्डी जोड़ वाला करता है, और या तो फिर और तीसरे चौथे की हम करते हैं सिर्फ सर्जरी। ये हाल्टर्स जो है क्या सेडीज क्लासिफिकेशन है। डन जी। टाइप 5 जो क्रश इंजरी है, जब ऊपर से बंदा नीचे गिरता है बहुत ज़्यादा, तब हम उसको स्पोर्टिव केयर देते हैं, हम उसकी डिफॉर्मिटी आगे जाके कुछ और ना करते, उससे बचा लेते हैं। ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशंस, अच्छा बच्चों के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर इसकी क्या मतलब, हमने उसको ठीक भी किया लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उस बच्चे की वो वाली टांग, वो वाला बाजू जिसमें फ्रैक्चर आया हुआ था, वो ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है, कभी कभी वो छोटा हो जाता है। हम कहते हैं ये बचपन में गिरा था तो इसको फ्रैक्चर हुआ था। यहाँ एंगुलर डिफॉर्मिटी, यहाँ तो उसका लिम्ब भी छोटा रह जाता है। कॉम्प्लिकेशन रेयर होती हैं लेकिन होती हैं। या फिर बोन जो है ना वो किसी और साइड पे ग्रो कर जाती है, लाइक वो हड्डी उसकी बाहर से ही नज़र आती है, किसी और तरफ गई होती है, पार्शियल ग्रोथ प्लेट क्लोजर की वजह से। ठीक है जी। एक तरफ से हो गई और एक तरफ से नहीं, उस तरफ से वो एंगुलेशन डेविएशन हो गया उसकी। तो बच्चा जब भी आएगा उसके माँ बाप हमेशा हड्डी उसकी बाहर ही ऐसे नज़र आएगी, और माँ बाप हमेशा कहेंगे कि ये एक डॉक्टर था उसने सर्जरीज की थी, तो वो याद रखते हैं, तो वो इसने बोन ठीक से जोड़ी नहीं हड्डी, तो वो बाहर निकली हुई है थोड़ी सी। ठीक है जी। आगे है आप लोगों का ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, ऐसे फ्रैक्चर्स जो तब होते हैं जब बंदा पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस से गुजर रहा होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा फ्रैक्चर, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा चीज़ लगी, फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि उसको पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस हुई थी। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से पहले ही बोन वीक थी, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। ठीक है जी। लो एनर्जी का ट्रॉमा भी जो है ना वो उसको कॉज करवा देगा, क्योंकि वीक बोन पहले ही वीक हुई होती है ऑस्टियोपोरोसिस से। ठीक है जी। ज़्यादातर क्या साइड्स इन्वॉल्व हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हमें पता है वर्टिब्री के अंदर होता है, हिप के अंदर होता है, और डिस्टल रेडियस के अंदर कूली फ्रैक्चर आप लोगों को पता है, हिप के अंदर फेमोरल नेक का फ्रैक्चर हो जाता है। ज़्यादातर जो है ना ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर यहाँ पे होते हैं जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है जी। अब पेशेंट आएगा कैसे, वर्टिब्रा के अंदर काइफोसिस होगी होती है, या बेंड हुआ होता है, हिप के अंदर दर्द है, उसको रोटेशन के अंदर भी दर्द है, और हिप एक्सटर्नली रोटेटेड हुई होती है पूरी, सही से ख़राब ही नहीं हुआ जाता उन लोगों से। और रिस्ट ऐसे बिल्कुल डिनर फोक डिफॉर्मिटी, अगर रिस्ट के इन्वॉल्व है ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर, तो वैसे नीचे को हुई होती है, क्या फ्लेक्शन हुई होती है इसकी रिस्ट की। ठीक है जी। ऑस्टियोपोरोसिस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वही इसके ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर के रिस्क फैक्टर हैं, कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, जब एज आगे जाती है, मीनोपॉज हो जाता है, जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तब स्मोकिंग कर रहे होते हैं, अल्कोहल कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कार्टिलेज की डिजनरेशन हो जाती है। ठीक है। जिनको वो पहले हुआ हो तो उनको थोड़ा सा भी माइनर ट्रॉमा हुआ हो तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है जनाब। एक्सरे करवाएंगे और डेक्सा स्कैन करवाएंगे। डेक्सा स्कैन क्या होता है, ये मेनली ना बोन की डेंसिटी को देखने के लिए हम करते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, कॉम्प्लिकेशन इसकी ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ क्या होता है, उनकी हंच बैक्ड हो जाती है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, तो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग ठीक नहीं होगी उसकी, ठीक है जी। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हुआ होता है हिप फ्रैक्चर की वजह से नीचे टांगों के अंदर, ठीक है जी। रिस्ट की डिफॉर्मिटी बताया है, ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ पे होती है, रिस्ट में होती है जनाब, पीछे बैक के अंदर वर्टिब्री के अंदर होती है, और बाकी हिप में होती है। ये 3 याद रखने हैं। ख़त्म। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाएंगे। अगर ज़्यादा ईस्ट्रोजन कम है, एज के साथ साथ स्मोकिंग वगैरह को ख़त्म कर दो आप लोग, पेन रिलीफ करवा देंगे उसकी, ठीक है जी। और अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसका सर्जरी करवाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ विटामिन डी देंगे, कैल्शियम देंगे, बिसफॉस्फोनेट्स देंगे, ताकि बोन ठीक रहे उसकी। फिजियोथेरेपी भी उसकी करेंगे, ठीक है जी। फिजियोथेरेपी भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्थोपेडिक तो मेन ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, फिजियोथेरेपी में हम उसको ठीक कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे होते हैं, फ्रैक्चर को इमोबिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ऐसे फ्रैक्चर जो बिल्कुल थोड़े वही वाले, लेकिन उसके पीछे पहले ही बोन किसी पैथोलॉजिकल डिजीज़ से गुजर रही है और उसकी वजह से थोड़ा सा भी ट्रॉमा आया, उसने फ्रैक्चर हो गया, ठीक है जी। उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जो पहले ही बोन वीक थी किसी पैथोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से, वो डिजीज़ क्या हो सकती है, पहले उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है वगैरह वगैरह, कोई ट्यूमर है, उसको कोई इन्फेक्शन है पहले से ही, ठीक है जी। उसको कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ओआई है, ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, पहले से ही उसको ट्यूमर है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, या तो ट्यूमर फैल जाए, इन्फेक्शन वगैरह फैल जाए, ठीक है जी। ये पैथोलॉजिकल डिजीज़ है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, टीबी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आगे ओआई आगे डिस्कस करते हैं। पेशेंट आएगा, जनाब थोड़ा सा ऐसे हुआ है, लेकिन फ्रैक्चर कैसे होता है हम उसे बताएंगे, पहले ही आप इस चीज़ से गुजरे थे, बोन पहले ही वीक हुई हुई थी इसीलिए, ठीक है। और फ्रैक्चर से पहले भी वो कहेगा इसके होने से पहले भी मुझे बोन में बड़ी दर्द होती थी, ठीक है, और टेंडरनेस नज़र आएगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है जी। एक्सरे हम कराएंगे, एमआरआई आप लोगों को तो अभी याद हो गया होगा, डेक्सा स्कैन भी कभी कभी करवा लेते हैं, लैब टेस्ट में कैल्शियम, ठीक है जी। ट्यूमर मार्कर भी करवाएंगे कि पैथोलॉजिकल डिजीज़ की अब कौन सी वाली है। क्या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर यही हो सकते हैं, ट्यूमर फैल सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, या फिर नॉन यूनियन ठीक तरह से नहीं हुई और बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन। इसका ट्रीटमेंट ये है, सबसे पहले आप उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को पहले ठीक करो, ठीक है, फिर फ्रैक्चर को ठीक करो, ठीक है। रिकरेंट बार बार फ्रैक्चर्स होंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी वजह से दोबारा कोई ट्रॉमा आया, तो वो डिज़ीज़ की वजह से और बोन्स वीक होती जाती हैं, और फिर थोड़ा ट्रॉमा आया, फिर उसको फ्रैक्चर हो गया, ठीक है जी। फंक्शनल कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकता, डिसेबिलिटी है। मैनेजमेंट हम उसकी क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन करेंगे, उसकी अंडरलाइंग जो डिज़ीज़ है ना उसको ठीक करेंगे। अगर वो कोई कैंसर वाली है तो कीमो दे दो उसको, रेडियोथेरेपी करो दे दो, कोई एंटीबायोटिक दे दो, अगर तो कोई बैक्टीरियल है, ठीक है जी। और रिहैबिलिटेशन करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट इंजरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, कैसे हो स्पोर्ट इंजरीज़ में क्या क्या होता है, टाइप्स बताएं स्पोर्ट इंजरीज़। हाँ, मसल स्ट्रेन हो सकता है, कोई टेंडन कोई लिगामेंट स्ट्रेन हो सकता है, ये देखें। अगर बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट एकदम से कर लो, कुछ हो जाए, तब मसल स्ट्रेन हो सकता है स्पोर्ट्स में। या लिगामेंट कोई, अगर हमने जॉइंट ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट से ज़्यादा ही उधर को कर दिया, तो लिगामेंट तो गया हमारा, जैसे डेल्टॉइड लिगामेंट चला जाता है अगर लेटरल डेविएशन हम फुट की ज़्यादा से ज़्यादा करवा दें। तो टेंडन रप्चर हो जाता है जब ज़्यादा हम उसको ओवरलोड कर दें, जैसे एचिलीज टेंडन है जंपिंग में, ठीक है जी। मतलब ये सारे स्पोर्ट्स में हमें लिगामेंट, टेंडन, मसल सारे ख़राब हो सकते हैं। या डिसलोकेशन, या जब हम कोई काम अपनी रूटीन से ज़्यादा हट के कर रहे हैं, जैसे हम बॉलिंग करवा रहे हैं, तो ज़्यादातर फ्रैक्चर जो है ना वो हमारी इसका होता है क्लेविकल का, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है बॉलिंग के अंदर, ठीक है जी। डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है, जॉइंट अक्सर। स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो हम बार बार चीज़ कर रहे हैं, जैसे बार बार दौड़ते जा रहे हैं, तो बार बार रेपिटेटिव जब स्ट्रेस पड़ता है ना, तब भी फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है जी। ये सारे फ्रैक्चर थे स्पोर्ट्स की वजह से, मसल, टेंडन और जो है लिगामेंट है, और स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है, डिसलोकेशन फ्रैक्चर, बड़ी टाइप्स के फ्रैक्चर हैं, ठीक है जी। पेशेंट आएगा कैसे, बहुत सख्त उसे दर्द हो रही, सबसे पहले हमने उसको एनाल्जेसिया वगैरह देना होता है स्पोर्ट इंजरी में, ताकि उसकी दर्द कम हो, ठीक है। स्वेलिंग आएगा, उससे काम नहीं होगा, ठीक है। तो टेंडरनेस उधर फील होगी जहाँ पे उसको मसल अगर स्ट्रेन हुआ है, तो वो कंट्रैक्शन पे जो है ना दर्द होगी। स्प्रेन हुआ होगा या तो टेंडन्स रप्चर हो गया, वहाँ गैप आ गया होगा, ठीक है जी। यहाँ डिसलोकेशन हमें नज़र आ गई, कोई डिफॉर्मिटी ऊपर ही नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। और स्ट्रेस फ्रैक्चर हमें पता चल जाएगा कि जब वैसे भी दर्द होती रहती, लेकिन और भागेगा और एक्टिविटी करेगा तो और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी, हम बोलेंगे बार बार इस पर स्ट्रेस फ्रैक्चर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन तो डन होगी, ठीक है जी। मसल्स के लिए फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं मसल और टेंडन्स के लिए। मैनेजमेंट अब हम राइस से करते हैं, याद रखना है हमेशा जब भी पेशेंट आता है उसे हमने कहना है रेस्ट करें, आइस यूज़ करें, ठीक है जी।
आगे उसकी कंप्रेशन, उसके ऊपर दबाव रखें, ठीक है जी, कम दबा के उसको हम हड्डी को जोड़ते हैं और एलिवेशन करें, ठीक है जी। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन नहीं भूलना। आएगा तो एनाल्जेसिया, सबसे पहले उसको पेन उसकी कम करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे फिजियोथेरेपी भी देते रहना है, ठीक है जी। और उसको सपोर्ट देनी है, इमोबिलाइज उसका वो वाले पार्ट कर देना है, जॉइंट के ज़्यादा ना करे, मूवमेंट ना करे, और वहाँ पे एक प्रॉपर उसको सपोर्ट दे देनी है, जैसे नी सपोर्ट दे देनी है, एल्बो सपोर्ट दे देनी है, ठीक है जी। तो इमोबिलाइज रखना है उसको। प्रिवेंशन आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आप लोग खेल रहे हो तो क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए स्पोर्ट इंजरीज़ में, अच्छे से आप लोगों ने फूड पहने और प्रॉपर आप लोगों को ना ट्रेनिंग हुई हो उसकी। ऐसे नहीं कि आप लोग पहली दफ़ा खेलने चले गए और ज़्यादा काम कर लिया, ठीक है जी। अपने आप को पहले वार्म अप करो, स्ट्रेच करो पहले खेलने से पहले, फिर स्पोर्ट इंजरीज़ को आप लोग कम कर सकते हो, ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है कि इसके बाद जो है ना लिगामेंट ठीक तो हो जाता है लेकिन लूज़ होता है, उसके बाद वो उस तरह से काम नहीं कर सकता, क्रोनिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है कि उसके बाद उसके घुटने पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं वो अफोर्ड कर सकता। आर्थराइटिस उसको हो सकता है बाद में, मसल वीक हो जाते हैं अगर रिहैबिलिटेशन अच्छी सी ना करो ना, कि आहिस्ता आहिस्ता उसको, रिहैबिलिटेशन मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है उसको ठीक करने का, उसको ठीक करके उसको बाद में स्पोर्ट इंजरीज़ को में स्पोर्ट में ही उसको अच्छा ऐसा सब कुछ केयर प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर प्रोफेशनल उसको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है जी। रिकरेंट इंजरीज रिहैबिलिटेशन क्या है, ये देखो, पेन को कंट्रोल करके आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे हम, पहले उसकी पेन को कंट्रोल करेंगे, फिर जेंटल थोड़ी थोड़ी सी उसे एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे, फिर हमने उसको अच्छी सी स्पोर्ट की ट्रेनिंग देनी है कि इस तरह काम करो, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको रिहैबिलिटेशन करेंगे, ठीक है जी। साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बंदा डरता ही है, एक दफ़ा फ्रैक्चर हुआ हो तो उसको पता है फियर ऑफ री मुझे दोबारा ना हो जाए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसमें हम क्या करेंगे, उसको उसकी सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है, काउंसलिंग और मोटिवेशन, ठीक है जी। उसमें वो हम मसल का, अगर मसल स्ट्रेन हुआ है तो हम मसल्स के लिए जी और बोन्स के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, बिस्फोस्फोनेट्स देंगे, प्रोटीन देंगे मसल के लिए, क्योंकि मसल तो डैमेज हुआ हुआ है, मसल रिपेयर हो जाए जल्दी जल्दी, बैलेंस डाइट लें ताकि रिकवरी हो, ठीक है जी। आगे ये आप लोगों के ऑर्थोपेडिक्स वाले सारे ख़त्म, और आगे आप लोगों की डिजीज़ आ गई, छोटी छोटी सी डिजीज़ है, ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ऑर्थो में आ जाता है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रोप्लेजिया मतलब कि जो आपका कार्टिलेज है उसकी प्रोलिफ्रेशन नहीं हो रही ग्रोथ प्लेट के अंदर, ठीक है जी। तो जब उसकी ग्रोथ प्लेट के अंदर कार्टिलेज प्रोलिफ्रेट ही नहीं कर रहा, ग्रोथ प्लेट ठीक हो ही नहीं रही, तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, लिम्फ वो छोटी रह जाती है। अक्सर लोग आते हैं, पता कैसे चलेगा ड्वार्फिज्म है, पेशेंट आया आपके पास, बच्चा अपनी एज से वो कम है, छोटा है, लेकिन मेंटली भी बिल्कुल स्टेबल है, सेक्सुअली भी ठीक है, बच्चा है कि बड़ा है, सब कुछ उसका ठीक है, लेकिन हाइट उसकी छोटी है, तो हम एकॉन्ड्रोप्लेसिया की तरफ जाएंगे। ये एक जेनेटिक है, ये नहीं कि किसी ट्रॉमा की वजह से उसको एकॉन्ड्रोप्लेसिया हो गया, ठीक है जी। उसके FGF फिब्रिलिन ग्रोथ फैक्टर एक होता है जो कि प्रोलिफ्रेशन करवा रहा होता है कार्टिलेज की, ठीक है जी। तो वो जब उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो फिर कार्टिलेज प्रोलिफ्रेट नहीं करता ग्रोथ प्लेट के अंदर, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। देखिए शॉर्ट एक्सट्रीमिटी, बाजू छोटे छोटे, लेकिन हेड एंड चेस्ट बिल्कुल ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ उसकी छोटी हैं, ठीक है जी। और एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन जो कार्टिलेज से, क्योंकि कार्टिलेज इसमें डैमेज है ना, जो बोन्स उससे बननी है हमारे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से वो बिल्कुल ठीक है, जो कार्टिलेज से बननी है वो छोटी रह गई हैं क्योंकि कार्टिलेज प्रोलिफरेट नहीं कर रहा, ठीक है जी। OI आ गया आप लोगों का, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, प्यारा सा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिख लें कोलेजन, ठीक है जी। कोलेजन जो टाइप 1 है वो कम हो जाता है। अब हमें पता है कोलेजन टाइप 1 के क्या हो सकता है, कोलेजन हमें पता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से मिलके बना होता है, तो ऐसी कोई म्यूटेशन हो जाए जो उस जीन को कोड कर रही है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 चेन इसकी कोलेजन 1 की, ठीक है जी। जब हमारे पास कोलेजन 1 टाइप 1 कोलेजन की डेफिशिएंसी होगी ना, तब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है। मैं दिखाती हूँ तब क्या होगा, दांत आंखें किस तरह की हो जाती हैं, ठीक है जी। ये कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, ठीक है जी। इसमें हम ऑर्थोपेडिक में कनेक्टिव टिश्यू भी देखते हैं, मसल जॉइंट सब कुछ देखते हैं, ठीक है। रूमाटोलॉजी में भी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, दिस इज, देखा आंखें और उसके दांत देखें, ब्लू स्क्लेरा है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, दांत उसके देख लें, हियरिंग लॉस है, और देखें मल्टीपल फ्रैक्चर, उसको कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, इसको आप यहाँ से भी देख लें, BDSM से भी ब्लू स्क्लेरा है, दांत भी उसके देख लें, और हियरिंग लॉस है और मल्टीपल फ्रैक्चर्स आई। दिस इज़ OI क्यों है, क्योंकि जो जीन है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जीन्स चेन्स की कोलेजन 1, इसलिए कोलेजन बन नहीं रहा है, ठीक है जनाब। अब आगे देखें कि ग्लाइसिन की जगह ना यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड आके लग जाता है, ठीक है जी।
कोलेजन का क्या मसला होगा कि कोलेजन के जो पॉलीपेप्टाइड्स है वो भी अब नॉर्मल बन रहे हैं, और जो नॉर्मल ट्राई हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना हमारे इसका कोलेजन चेन तीनों का, तब वो क्या होगा कि मिस फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक से वो फोल्ड भी नहीं हो सकेंगे। ठीक है जी, मिस फोल्डिंग हो गई है हमारे कोलेजन पॉलीपेप्टाइड्स, तो पहले ही म्यूटेड थे। ठीक है जी। आगे देखें पेशेंट कैसे आएगा, ब्लू स्क्लेरा के साथ, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ, बहुत सारे फ्रैक्चर्स होंगे, हियरिंग लॉस होगा, डन जनाब। ठीक है जी, आगे एक बार आप लोग देख लें। हाँ, ओआई की क्या क्या टाइप्स हैं ये आप लोगों के, मैं मॉड्यूलर बायोकेम में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था आप लोगों ने। टाइप 1 जो है वो ज़्यादा स्वेयर है, इसमें ब्लू स्क्लेरा होता है। एमसीक्यूज आ जाएगा कौन सी टाइप ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में ब्लू स्क्लेरी है, तो 1 वाला। ठीक है जी, अगर बच्चा मैं कहूँ पैदा होते ही मर गया, उसको बहुत सारी वो है मल्टीपल फ्रैक्चर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो टाइप 2 फ्रैक्चर है। ये सबसे स्वेयर है प्री नेटल पीरियड के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है तब मोस्ट स्वेयर है। और टाइप 3 बाद में, जो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं ना उस टाइम के बाद, जो जिनको बाद में जाके चाइल्डहुड में या आगे जाके होता है मसला ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, तब ये लीथल होता है, स्वेयर है। ठीक है जी, जो टाइप 2 तो बिल्कुल लीथल है, उसी टाइम अगर फ्रैक्चर्स उस बच्चे को प्रेजेंट है तो प्री नेटल जब वो पैदा हुआ तभी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वो चाइल्डहुड में है बच्चा, क्योंकि पैदा भी हो गया, आगे बड़ा भी हो गया, तब जाके उसका, तो हम कहेंगे टाइप 3 ज़्यादा मोस्ट स्वेयर है। ठीक है जी, टाइप 4 के अंदर क्या आ जाता है कि हमारे फ्रैक्चर्स कॉमन हो जाते हैं, स्क्लेरा भी नॉर्मल, तीनों में स्क्लेरा नॉर्मल है, बस 1 के अंदर ब्लू स्क्लेरी है। ठीक है जी, बोर्ड लॉन्ग लेग्स डन जी, ये आपका ओआई हो गया ख़त्म, प्यारा सा। दिस इज़ ऑल्सो ओआई, ये देखें, हियरिंग लॉस, ब्लू स्क्लेरा, बोन पेन, ये उसके दांतों में ज़रा देखें, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, कर्व्ड उसकी स्पाइन भी हो जाती है, ओआई के अंदर कोलेजन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का एलो है ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपीनिया क्या होता है, जब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है ना, तब वो ज़्यादा उसके चांसेस हैं बोन के फ्रैक्चर होने के। ठीक है जी, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपीनिया, बोन का मैस इतना कम है, इतना ज़्यादा कम हो गया कि बहुत ज़्यादा रिस्क है फ्रैक्चर के। ठीक है जी, ऑस्टियोपोरोसिस की टाइप्स आप लोगों से पूछी जाएंगी, एलो में भी मेरे ख्याल से हैं, सिनाइल और पोस्ट मेनोपॉजल टाइप्स। मैं अभी बताती हूँ ये दोनों क्या हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, हमने सुना है कि एज के साथ साथ होता है, यहाँ तो रिस्क फैक्टर इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ में भी पूछे जाते हैं। एज के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, या मीनोपॉज में ईस्ट्रोजन जब कम हो जाए, और या फिर हम एक्सरसाइज ठीक नहीं कर रहे, या फिर हम वो स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह पी रहे हैं, तब भी हो सकता है। ठीक है जी, पुअर डाइट है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एज के साथ बैठे रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, बोन का मैस के फ्रैक्चर पे लीड हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसका ये देख लें। हाँ, ये दो कैसे याद करने हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। एज के साथ साथ हमें पता है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स कम होते जाते हैं, बोन बनाने वाले सेल्स। ठीक है जी, जब प्रोजेनिटर सेल्स, मेन जो स्टेम सेल्स है वही कम है, आगे से ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स, वो भी कम बनेंगे। ठीक है जी, एक तरफ तो एज के साथ साथ ये कम बनते जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो गया, जब मीनोपॉज हो जाता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, वो RAN के रैंक की एक्सप्रेशन करवा देता है, रैनकल भी इसको कहते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन के कम होने की वजह से हुआ है मीनोपॉज में। ठीक है जी, कि ऑस्टियोक्लास्ट, एक तरफ एज के साथ साथ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा है, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। आएगा कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा, ब्लास्टिक कम, तो ऑस्टियोपोरोसिस टिक कर देना है। ठीक है जी, वेट बेरिंग एरियाज़ में ज़्यादा होता है, हम डेक्सा स्कैन कराते हैं बोन की डेंसिटी देखने के लिए, बाकी वो चीज़ें कैल्शियम वगैरह, विटामिन D इसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है जी, ये दो टाइप्स हैं इसकी, पोस्ट मेनोपॉजल और सिनाइल। ठीक है, मेनोपॉजल मैं आप लोगों को बता दिया, एस्ट्रोजन कम है तो वो रैंक की एक्सप्रेशन करवा देगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा करवा देगा, जितनी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है छोटे छोटे फ्रैक्चर्स आते जाएंगे बोन के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वर्टिब्री कोलैप्स हो जाता है। ठीक है जी, सिनाइल के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल ये देखें, ऊपर वाला जो उसका बाहर वाला जो पोर्शन है ना कॉर्टेक्स, वो कम थिन हो जाता है, और अंदर वाली हेवरियन कैनाल्स बिल्कुल वाइडर हो जाती हैं। ठीक है जी, इस तरह से कि वो जो है ना कैंसिलस बोन जो होते हैं उसको ही कम कर देती हैं। ठीक है जी, सिनाइल भी हो गया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जिन ऑस्टियोपोरोसिस में बैठे ना रहा करें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज किया करें, विटामिन D पिया करें, कैल्शियम बिसफॉस्फेट भी थोड़े लिया करें, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आ रही है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को कभी भी हम ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं देंगे। ठीक है, ये वर्सन कर देगी कंडीशन को, ये कंट्रा इंडिकेटेड है, MCQs आएगा आप लोगों को।
डन जी, ख़त्म। आगे मसल डिफॉर्मिटी आ जाती है, बस 1-2 एलो रह गए हैं, ठीक है जी। नो टेंशन नहीं लेने का बच्चों, ठीक है, सारे इसमें ऑर्थोपेडिक्स कवर है इंशाल्लाह। डर्मेटोमायोसाइटिस क्या है जी? एक मसल डिजीज़ है। मसल डिजीज़ कैसे है कि कोई अंदर इन्फेक्शन नहीं है लेकिन स्किन और मसल इन्वॉल्व है। स्किन के ऊपर भी आप लोग ये देखेंगे, मैं आप बताती हूँ, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ये देखो, स्किन के ऊपर भी इस तरह के रैश आ रहे हैं और मसल को भी प्रॉब्लम आ रही है, डर्मेटोसिस्टाइटिस जो भी है, साइटिस। इसमें किधर गया? हाँ, ये इन्फ्लामेटरी मायोपैथीज़, ठीक है जी। इसमें ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। किस तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि इसमें जो CD4 सेल्स और क्या वो जो होते हैं बी सेल्स, ये लिम्फोस बन रहे होते हैं कैपिलरीज़ के अगेंस्ट। जब वो कैपिलरीज़ को जाके अफेक्ट करते हैं तो वो स्किन को भी कैपिलरीज़ जा रही होती हैं, तो स्किन की भी प्रॉब्लम और मसल्स की भी प्रॉब्लम, ठीक है जी। मसल के ऊपर जो पायरीमाइसियम बना होता है उसकी भी इन्फ्लामेशन हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता मसल, जब ठीक है एट्रोफी हो जाती है मसल्स की इस डिज़ीज़ की वजह से, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होगी हुई है, ठीक है जी। वही उसके अगेंस्ट काम करते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर मसल डिजीज़ हैं, सारे डिजनरेट होते जाएंगे, सारी उसकी एट्रोफी होती जाएगी, ठीक है जी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। कैपिलरीज़ जो है ना मसल के अंदर जितनी भी कैपिलरीज़ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, इसलिए मसल फाइबर्स आहिस्ता आहिस्ता डिजनरेट होते जाएंगे। अच्छा, पेशेंट आएगा कैसे आपको डर्मेटोमायोसाइटिस का? ये ना आप लोगों को याद होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखनी है। मैं कह रही हूँ, सिनेरियो कह रहा है कि पेशेंट आया, उसके ब्लू पैचेस हैं आईलिड के ऊपर, ठीक है जी। बाकी उसके ये जो है एल्बो, ये कोहनी और घुटने के ऊपर, नी एल्बो और नी के ऊपर जो है ना रेड कलर के पैचेस हैं, और ब्लू जो है ना पैचेस आईलिड के ऊपर हैं। तो मायोसाइटिस की तरफ जाना है। और तीसरा मैं कह रही हूँ उसके चेस्ट वगैरह पे भी ना वो है रेड कलर के पैचेस, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी, ऊपर वाले मसल ज़्यादा, ठीक है, मसल वीक हो रहे होते हैं, ये भी लिखा होगा। बाकी आप लोगों को पर्पल रेड आईलिड पता लगे, आईलिड के ऊपर रेड पर्पल कलर किया, इसको कहते हैं हेलियोट्रोप आईलिड, ठीक है जी, हेलियोट्रोप। बाकी ग्रोटन लियंस हैं जो मैंने आपको एल्बो और नी पे बताया कि वो इसके ऊपर रेड हुआ होता है। बाकी शॉल सिंड्रोम नेक शेक के ऊपर भी एरिथीमा हुआ होता है फुल रेड कलर की, ठीक है जी। बस आप लोगों का ये हो गया। हाँ, इसमें हम CPK एलिवेट होता है। CPK हमें पता ना, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ये मसल के अंदर मसल डिफॉर्मिटी है, ये ज़्यादा हुआ, ठीक है जी। एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी भी ज़्यादा, एंटी जो एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा है, ठीक है जी। इसमें हम क्या देते हैं देखो ना, वो हुआ है, सबसे पहले तो स्टेरॉइड्स देना है ना, दूसरा ऑटो इम्यूनिटी हुई है बॉडी में, तो हम इम्यूनोसुप्रेसेंट चीज़ें देंगे। इम्यूनोसुप्रेसेंट्स में आ जाता है एजाथियोप्रिन वगैरह, और उनको मारने के लिए जो है ना मिथोट्रेक्सेट एंटी कैंसरस आ गया, ठीक है जी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको देते रहना है, ठीक है। आगे पोलीमायोसाइटिस, अच्छा बिल्कुल नहीं भूलने हैं, आईलिड के ऊपर पर्पलिश है जिसको हेलियोट्रोप कह रहे हैं, ठीक है जी। और ग्रोटन जो था किधर गया, ग्रोटन वो जो एल्बो नी के ऊपर, ठीक है, ग्रोटन लियंस हैं, ठीक है जी। शॉल लेते हैं, कंधों पे ही लेते हैं, चेस्ट पे ही लेते हैं ना, तो शॉल साइन यहाँ पे बिल्कुल रेड हुआ होगा, ठीक है जी। पोलीमायोसाइटिस कुछ भी नहीं है, ये भी वो बिल्कुल नॉन इन्फेक्शियस है, वैसे ही है, बस इसके ऊपर स्किन में कुछ नहीं होगा, सेम वैसे ही सारा कुछ मसल के अंदर होगा, वही ऑटो इम्यूनिटी होगी, लेकिन सारा वो मसल को अफेक्ट करेगी। बाहर स्किन के ऊपर हमें कुछ नहीं नज़र आएगा, स्किन के ऊपर ना कोई शॉल साइन है, ना कोई एल्बो नी के ऊपर रेड है, ना कोई जो है ना आईलिड के ऊपर पर्पल हेलिकोबैक्टर क्या हेलियोट्रोप साइन भी नहीं है, आईलिड भी नहीं है, ठीक है जी। बस मसल को ना मसल वीकनेस है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, ठीक है जी। तब पोलीमायोसाइटिस है, स्किन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें मैकेनिज्म वहाँ पे CD4 सेल्स थे और साथ में B सेल्स थे, इसमें CD8 हैं और मैक्रोफेजिस हैं। इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लामेशन करवा दी, मसल के जितने फाइबर्स हैं उनको डीजनरेट करवा देना। डन जी, ये आपका ख़त्म हो गया। हाँ, एक एलो रह गया, स्कोलियोसिस। व्हाट इज़ स्कोलियोसिस? ये जो आपकी वर्टिब्रल स्पाइन है ये C शेप्ड हो जाए, या फिर ये देखो वैसे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, या फिर ये S शेप्ड हो जाए, तो ये स्कोलियोसिस है, ठीक है जी। अब स्कोलियोसिस को हम, इसका एलो है कि इसको कैसे हम स्क्रीनिंग इसकी करते हैं, इसको कहते हैं आदम टेस्ट से इसकी करते हैं। पेशेंट को ऐसे लटा के ना बेंड करके फॉरवर्ड, तो हम स्कोलियोमीटर से देखते हैं इसका, और देखते हैं कि स्पाइन इसकी किस तरफ को गई हुई है, ठीक है जी। ये देखें, अब इसकी टाइप्स भी आप लोगों का एलो है, स्कोलियोसिस की टाइप्स। नॉर्मल, ये देखें स्कोलियोसिस ये है नॉर्मल, इसके ऊपर ये बना हुआ है, ऐसे करके थोड़ा देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट, फर्स्ट वाली लेफ़्ट साइड पे, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, ये नॉर्मल है। ये देखें थोरेसिक साइड के ऊपर
ये सेकंड वाली बता रही हूँ, थोरेसिक साइड के ऊपर से गई है, ये थोरेसिक है स्कोलियोसिस, फिर थोरैकोलम्बर स्कोलियोसिस है, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्री भी थोड़े जो है ना इधर को गए हुए हैं, स्ट्रेट नहीं है। बाकी नीचे देखें यहाँ पे सिर्फ लंबर है, इधर को गए हुए हैं, बाकी ऊपर से बिल्कुल ये स्ट्रेट थी, ये लंबर आ गई, ठीक है जी। और फिर ये लास्ट वाली होगी डबल कर्व, जिसमें ये देखें ये इधर को ये इधर को जा रही है, ठीक है जी। स्कोलियोसिस आ गया, थोरेसिक, लंबर, थोरैकोलम्बर और डबल स्पाइन, ठीक है जी। ये एग्जांपल है, ये स्कोलियोसिस की टाइप्स यहाँ भी बनी हुई है। नॉर्मल ये सीधा था, बाद में ऐसे ऐसे कभी थोरेसिक हो गया, कभी कुछ हो गया यहाँ से, ठीक है जी। लास्ट एलो आ गया मार्फन सिंड्रोम। आप लोगों को पता है मार्फन सिंड्रोम किस तरह का होता है कि हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स होते हैं, लंबी लंबी उंगलियाँ होती हैं और थिन थिन उंगलियाँ होती हैं लिम्स की, हाथ भी इस तरह ऐसे लंबे लंबे, क्योंकि फिब्रिलिन जो प्रोटीन होती है ना उसकी उसकी उसका जो है ना क्या हो जाता है, उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही होती, ठीक है जी। जब वो नहीं होगी, और ये एक मिस सेंस म्यूटेशन है। अच्छा, मैंने ना आप लोगों को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में नहीं बताया, वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, ठीक है जी। ये अक्सर पूछा जाता है, मिस सेंस म्यूटेशन हो जाती है मार्फन सिंड्रोम में, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम में आगे से ही आप लोगों को बता दी, इसमें ज़्यादातर ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कॉमन होती हैं, क्योंकि ये जो मिट्रल एओर्टा भी इन्वॉल्व है और मिट्रल वॉल्व भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके अंदर भी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ना एओर्टा के अंदर, मिट्रल वॉल्व के अंदर, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है ना लियंस वो भी ज़्यादा। मार्फन सिंड्रोम ये देखें हाथ लंबे लंबे आगे, एओर्टा की देख लें आगे, बाकी ये देखें इस तरह हार्ट पूरा का पूरा फैला हुआ है, ठीक है जी। मिट्रल वॉल्व वगैरह का भी मसला आ गया, ये सेकेंड पे जो है ना ये वॉल्स का मसला आ गया, ठीक है जी। आगे देख लें मार्फन सिंड्रोम, ये एक मिस सेंस म्यूटेशन है, ये मैंने आपको बता दिया, सडन डेथ भी कॉज करवा सकती है, ठीक है जी। हाइपर मोबाइल हो जाते हैं जॉइंट। कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ बता दिया आपको, आयोटा की डायलेशन होगी होती है, ठीक है जी। आयोटिक रिगर्जिटेशन भी हो रही होती है। मिट्रल वॉल्व की प्रोलैप, मिट्रल वॉल्व ज़्यादा कॉमन है वल्वुलर डिफेक्ट्स के अंदर, ठीक है जी, इसके डेथ कॉज करवा सकती है, ठीक है जी। आगे स्पाइडर हैंड्स भी इसके अंदर, अरेक्नोडेक्टिली, लंबे लंबे हाथ। डिसलोकेशन ऑफ लेंस भी हो सकती है मार्फन सिंड्रोम में, क्यों? क्योंकि लेंस के बाहर क्या सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने लेंस को इधर उधर से खींच के रखना है ना, तो सस्पेंसरी लिगामेंट किससे मिलकर बने हैं? इलास्टिक टिश्यू से, और इलास्टिक टिश्यू फिब्रिलिन से, फिब्रिलिन नहीं बन रहा तो लेंस भी डिसलोकेट, कोई उसका सस्पेंसरी लिगामेंट उसको पकड़ के नहीं रखेगा, ठीक है जी। इस तरह से आप लोगों के सारे ऑर्थोपेडिक के सर्जरी ऑर्थोपेडिक के ख़त्म एलोस। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।